Hey everyone, this is Samyan Demla and you are watching your own study platform Rocket Science. So in today's session, we are going to discuss about all disorders in NCERT of class 11th. ठीक है, NCERT क्लास 11th की एक बहुत ही फेमस यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक है, उसके चैप्टर्स में दिए गए हैं डिसऑर्डर्स, जिनको पढ़ने के बाद आती है मज़ेदार डॉक्टर वाली फीलिंग, है ना. बीमारियों के बारे में पढ़ने में बहुत अच्छी फीलिंग आती है जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली. तो आपको आज इस वीडियो में देखिए, ह्यूमन फिजियो में वैसे 7 चैप्टर्स हैं. ठीक है, अगर हम NCERT पुरानी वाली देखें तो 7 चैप्टर्स हैं. ठीक है, उसमें से सिर्फ 5 में ही डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, अलग से सेक्शन है डिसऑर्डर्स का. जो 2 चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर आपके डिसऑर्डर्स विद इन दे रखे हैं, बीच बीच में दे रखे हैं. ठीक है, जबकि जो आपके शुरू के 5 चैप्टर हैं which are digestion and absorption, breathing and exchange of gases, body fluids and circulation, excretory products and its elimination, and locomotion and movement. इन चैप्टर्स में आपको अलग से कॉलम है डिसऑर्डर्स का. तो हम पहले इन 5 चैप्टर्स के ही डिसऑर्डर्स को आज देखने वाले हैं. ठीक है, तो आप ये बात नोट कर लीजिए. ठीक है, तो बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब. ठीक है, सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, कमेंट कर दो वीडियो के अंदर अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो. अगर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो करना ही है अगर वीडियो पसंद आई है तो. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. यस, सो फर्स्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ व्हाट, डाइजेस्टिव सिस्टम. हालांकि ये चैप्टर आपका NCERT में से अब हट गया है, बट नीट के लिए हमें अभी फ़िलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये चैप्टर हटेगा या नहीं. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस. ठीक है, यानी कि आपका जो इंटेस्टिनल ट्रैक है, वेदर इट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होना एक कॉमन सी बात है जब भी आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है. ठीक है, डाइजेशन रिलेटेड. द इन्फेक्शंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन में रहने वाले जो पैरासाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, थ्रेड वर्म्स, हुक वर्म्स, पिन वर्म्स. इनमें से इन दोनों के नाम हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़े होंगे आपने. ठीक है, तो आप इन दोनों के जो फाइला है, ठीक है, एनिमल किंगडम का, वो आप लिख के देंगे कमेंट्स में. ठीक है, लिखिएगा ज़रूर. ठीक है, तो ऐसा ये जनरली होता है, ये आपको एक जनरल नोट दिया गया है. ठीक है, कि इन्फ्लेमेशंस होना एक बहुत कॉमन सी बात है जब भी आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हुआ है. पहला डिसऑर्डर जो आपको दे रखा है विच इज़ नंबर 1, वो है आपका जॉइंटिस. ठीक है, जॉइंटिस हम सबको पता है, पीलिया. इसके अंदर आपका लिवर इफेक्टेड होता है. इसमें आपकी स्किन और आइज़ जो होते हैं ये येलो कलर के हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बाइल पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं. अब बाइल पिगमेंट्स की हम बात करें, इसके अंदर एक और चीज़ होती है. हम सबको पता है कि लिवर के अंदर एक जगह है स्प्लीन, जिसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs. ठीक है, अब ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी डेड RBCs होते हैं वो वहीं जाके जमा हो जाते हैं. अब जब लिवर इफेक्ट होता है जॉइंटिस की वजह से, तो जो डेड RBCs हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं मरने के बाद. तो वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं. बाइल पिगमेंट्स के साथ साथ यहाँ पे डेड RBCs का भी एक्यूमुलेशन होता है, डिपॉजिट होता है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेड RBCs. उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ये येलोइश कलर दिखता है. ठीक है, डेड RBCs की वजह से. अगला है वॉमिटिंग. ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये तो हर चीज़ के साथ जुड़ी होती है. ठीक है, वॉमिटिंग. अब ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है. सबसे पहली बात, ये इस चीज़ को, वॉमिटिंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. वॉमिटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है. आपके वॉमिट सेंटर मेड्यूला से इसके सिग्नल्स आते हैं. ठीक है, और ये है क्या वैसे, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ. अब देखिए, जब वॉमिट होती है तो हमें खट्टा खट्टा सा महसूस होता है, थोड़ी क्रीपी थिंग्स हो रही है, कोई बात नहीं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि आपका खाना एसिड में मिल चुका होता है. ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड है या पार्शियली डाइजेस्टेड उसको बोल सकते हैं. वो इजेक्ट आउट हो जाता है स्टमक से. ठीक है, एंड उसके साथ साथ कुछ HCl भी आपकी बॉडी से बाहर इजेक्ट आउट होता है. ठीक है, अब फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड्स वॉमिटिंग. अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ये प्रिसीड वर्ड बड़ी ही कंफ्यूजन कर देता है. ठीक है, अब नोजिया प्रिसीड वॉमिटिंग क्या होता है, यानी कि अब इसमें ये चीज़ जो है वो दिक्कत करती है कि नोजिया
के बाद वॉमिटिंग होती है या वॉमिटिंग के बाद नौजिया होता है। तो यहाँ पे प्रीसीड वर्ड ये कह रहा है कि जब नौजिया की फीलिंग आती है, ठीक है, जब आपको घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, थकावट है, तब आपको वॉमिटिंग जैसी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे डिसीड और प्रीसीड ये दो वर्ड्स यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार क्वेश्चन में, नीट के अंदर, ठीक है। तीसरा जो डिसऑर्डर है हमारे पास वो है डायरिया, ठीक है, डायरिया। अब डायरिया के बारे में भी सबको पता है, लूज मोशंस, एक लेमन लैंग्वेज में हम इनको बोलते हैं। द एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट, बोवल मूवमेंट मतलब जो भी आपके मूवमेंट है फूड की इन द इंटेस्टाइन, उसको बोवल मूवमेंट कहते हैं। एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, यानी कि जो भी फीकल मैटर आपकी बॉडी से इजेक्ट आउट हो रहा है उसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाती है, म्यूकस एंड वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसको आप डायरिया बोलते हैं। इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम हो जाती है फूड की, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आपकी बॉडी से निकल जाता है तो एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, ये भी एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जो बहुत लोगों को होती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। Now let's talk about the constipation. In constipation, the feces are retained within the colon as the bowel movement occurs irregularly. तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। डायरिया के अंदर बाउल मूवमेंट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, जबकि कॉन्स्टिपेशन के अंदर इरेगुलरली या बहुत कम होती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगला है फिफ्थ हमारे पास डिसऑर्डर विच इज़ इनडाइजेशन। अब देखो इनडाइजेशन वर्ड में ही बोल रहा है कि यहाँ पे चीज़ें आपको डाइजेस्ट नहीं होंगी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली, ठीक है, लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस। आपको पेट बहुत भरा भरा लगता है, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं अफरा अफरा पेट लगता है, ठीक है। तो द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जब आपके स्टमक के अंदर एंजाइम्स ढंग से सिक्रीट नहीं होते, ठीक है, तब ये इनडाइजेशन की फीलिंग आती है। ऐसा कब होता है, एंजाइटी में। देखिए जब आपका ब्रेन दूसरी बहुत चीज़ें सोच रहा होगा, तब हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें आपका ब्रेन आपके स्टमक तक सिग्नल्स नहीं पहुंचा पा रहा टू रिलीज द एंजाइम। तो इस वजह से भी इनडाइजेशन हो सकती है। जब आप बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस में है, जब आपका एग्जाम होता है, कई बार तो आपको खाने का मन नहीं करता, आपको पेट भरा भरा लगता है, ठीक है, ऐसा होता है। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी ऐसा होता है। ओवर ईटिंग, जब आप बहुत खा लेते, तब तो होना ही है यार, तब तो पेट भरा भरा लगना है जब खा ही लिए इतना सारा। उसके बाद स्पाइसी फूड खाने की वजह से भी ये चीज़ होती है। सो विद दिस हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स को बिल्कुल ख़त्म कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर्स डिसऑर्डर्स, जो कि है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इस चैप्टर के डिसऑर्डर्स ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम है, ठीक है। देखो इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं आपके ये वाले चैप्टर के, और इसके बाद जो आएगा बॉडी फ्लूइड्स वाले, ये दो चैप्टर के डिसऑर्डर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन दोनों के डिसऑर्डर्स में से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एज़मा अस्थमा कुछ भी बोलते हैं, कई लोग एज़मा बोलते हैं, कुछ लोग अस्थमा बोलते हैं, तो हम जो मर्जी बोल देंगे, ठीक है। ये क्या है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, यानी कि जब आप आपके ब्रोंका या ब्रोंकायोल्स का इन्फ्लेमेशन होता है तब वीजिंग साउंड आती है, घर घर जैसी साउंड आएगी, ठीक है। हाफने लग जाएगा इंसान जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, अगर उसको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिल रही, ठीक है, ये चीज़ आपकी आती है। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न पता नहीं क्यों इसमें नहीं दे रखा। एज़मा एक्चुअल में क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल्स में। काफ़ी बिल्कुल बेकार तरीके से एक्सप्लेन करती है एनसीईआरटी चीज़ों को। ये आपका मान लीजिए ब्रोंकाई और ब्रोंकायोल्स है, ये आपका एल्वियोलाई, ठीक है, ये आपके ब्रोंकायोल्स, एंड इसके बाद आपके बड़े वाले आ गए ब्रोंकाई, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, अंदर से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसे मान लो इनकी सेल जो ये इन्फ्लेट होकर यहाँ तक आ गए हैं दोनों तरफ से, तो देखो कितनी छोटी जगह हो गई है अंदर, ठीक है। तो ढंग से जो एयर है वो पास नहीं कर पाती, बहुत छोटी जगह हो जाती है एयर के पास करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ लेट्स नेक्स्ट मूव टू एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला। इन विच एल्वेलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेसेज आर डिक्रीज्ड। अब देखो इसके अंदर क्या है, इन दोनों को आपको याद रखना है कि इसके अंदर ब्रोंका एंड ब्रोंकायोल्स डैमेज हुए हैं, और इसके अंदर डैमेज नहीं, सॉरी बॉडी क्या हो गया, वेट, यस,
इसके अंदर डैमेज नहीं है, इसके अंदर उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, एडिमा हुआ है, ठीक है। एम्फाइसीमा के अंदर आपको जो एल्वियोलर वॉल है, यानी कि ये जो एल्वियोलाई है, इसका जो वॉल है यही ख़राब हो गया है भैया, यही पूरा आपका ख़राब हो गया है, ठीक है। आपकी जो स्टमक है वो आपको भारी भारी लगती है, भरी भरी सी लगती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड भर जाता है जो कि आपको ढंग से सांस लेने में नहीं हेल्प करेगा, ठीक है। यानी कि आपको एयर अंदर आएगी नहीं एल्वोलाई के। ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर विच इज़ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसको हम ORD भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कई लोगों का काम ही ऐसा होता है कि इनको ऐसे पॉल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आना पड़ता है जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग का काम जिनमें होता है, जिनमें आपको स्टोन को ब्रेक करना है, जैसे कि मतलब सीमेंट टाइप की कोई फैक्ट्री है, वैसे में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उधर ऐसे डिसऑर्डर्स होना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के केसेस उन जगहों पे देखने को मिलते हैं। डस्ट बहुत बनती है, दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद दी सिचुएशन, यानी कि आपकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है यार, उसकी भी तो कोई हद है ना, वो भी एक हद तक ही आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। आपके जो हेयर्स हैं एंड पूरा आपका पैसेज है, नेजल पैसेज, वो आपको एक हद तक ही प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके बाद वो भी हार जाएगा, ठीक है। तो वो कोप नहीं कर पाएगा, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फिब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रस टिश्यूज़, यानी कि आपकी लंग्स के अंदर फाइबर्स की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, जो फाइबरस टिश्यूज़ हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से एक सीरियस लंग डैमेज भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यार क्या है, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स तो ज़्यादा थे नहीं हमारे, तो आगे बढ़ जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स ऑफ टुडेज सेशन, विच आर द सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्वियसली, ठीक है। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारे पास हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर, या इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। BP को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं स्फाइगमोमैनोमीटर, ठीक है, स्फाइगमोमैनोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन इज द टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, दैट इज हायर देन नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, 120/80 mmHg, ठीक है। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर, यानी कि मर्करोमीटर के ऊपर इसको नापा जाता है। स्फाइगमोमैनोमीटर के अंदर आपका मर्करी लगा होता है, ठीक है, प्रेशर नापने के लिए, एंड उसकी हेल्प से इसमें प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। तो 120 से ज़्यादा होता है इसमें अगर प्रेशर, तो उसको हाइपरटेंशन हम कंसिडर करते हैं। इन दिस सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर एंड 80 mmHg इज डायस्टोलिक प्रेशर। आपको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में तो पता होगा। जिस प्रेशर से हार्ट ब्लड को पंप करता है उसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर, विच इज सिस्टोल, यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है, ठीक है, तभी तो वो बाहर भेज रहा है ना ब्लड को, ठीक है। और जिस प्रेशर से ब्लड हार्ट के अंदर आता है, यानी कि व्हेन हार्ट इज अ डायस्टोलिक कंडीशन, आप इसके लिए हमारा कार्डियक साइकिल वाला सेशन देख सकते हो, पॉडकास्ट है वो, ठीक है, वो देख सकते हो, उसमें आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। और रेस्टिंग प्रेशर, इफ़ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ 140/90, यानी कि 140/90 और हायर, इट शोज़ हाइपरटेंशन। अगर बार बार इतना अगर आ रहा है 140/90 mmHg, तो ये आपका हाइपरटेंशन, इसको कंसीडर हम कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नाउ ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ भी लिख रखी है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, लीड्स टू हार्ट डिसीज़। ऑब्वियसली यार हार्ट डिसीज़ तो करेगा ही, और ब्रेन और किडनी को भी ये परेशान कर सकता है। अभी देखो ये होता क्यों है, क्योंकि लोग ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो ऑयली फूड से किडनी, ज़्यादा सोचने से ब्रेन, इस तरीके से आप समझ जाना, ठीक है। ब्रेन किडनी ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। अब देखो इसके ना इम्पॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले तो डिसऑर्डर्स, क्योंकि इसमें सारे डिसऑर्डर्स एक जैसे लगते हैं। हर बीमारी हार्ट की बीमारी है,
ठीक है। अब हार्ट के अंदर भी क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी सर्कुलेशन हमने पढ़ा है कि वो सर्कुलेशन जो कि हार्ट को ही ब्लड देता है। भैया हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना काम करने के लिए। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी कि इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी यानी कि हार्ट की अपनी आर्टरी जो हार्ट को ही ब्लड देती है वही खराब हो जाती है भाई साहब, ठीक है। सो कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस, आपको ये नाम याद रखना है। इफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स मैंने बोल ही दिया, हार्ट मसल्स को ये ब्लड पहुंचाता है, उसको अफेक्ट करता है ये। इट कॉजेज डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज। जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम या फैट CAD के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये जो उसकी आर्टरीज का ल्यूमन है, यानी कि ये मान लो ये आपकी आर्टरी है और ये उसके बीच की जो खाली जगह इसका ल्यूमन है, इसको बड़ा छोटा कर देता है। मान लो इतना सही कर दिया तो क्या ब्लड जाएगा इसमें से, क्या हार्ट काम करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक डिसीज होती है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अगला है एंजाइना, इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। ये क्या है, आपका एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट मतलब बहुत कम टाइम के लिए होने वाला चेस्ट पेन होता है, ठीक है, जो कि तब होता है जब इनफ ऑक्सीजन आपके हार्ट को नहीं मिलती, हार्ट मसल्स को नहीं मिलती। एंजाइना कैन अकर्स इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इट इज़ मोर कॉमन अमंग द मिडल एज एंड एल्डरली। यानी कि जो लोग 30 to 40 ईयर्स या उससे ऊपर के हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, बट ये नहीं है कि छोटे लोगों में नहीं हो सकता, उनमें भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भरा खाना बचपन से ही उनको मिल रहा है तो ऑब्वियसली उनके भी हार्ट में एक्यूट चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है। आगे है क्या इसमें, नहीं आगे एक्सक्रीटरी है, ठीक है। अगला है हमारा हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर, इसमें हार्ट अटैक पता नहीं क्यों नहीं है, ठीक है, हार्ट अटैक होना चाहिए था। हाँ है, ये रहा इसी में ही दे रखा है, वैसे हार्ट अटैक अलग होता है। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। अब देखो कोई बच्चा फेल हो गया सपोज 11th में, ठीक है, भगवान करे कोई ना हो, ठीक है, कोई 11th में फेल हो गया। अब क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि उसका काम क्या था, उसको पढ़ना था अच्छे से और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने थे या एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लाने थे। अब वो पासिंग मार्क्स नहीं ला पाया इसलिए उसे फेल कर दिया गया, वो अपना काम करने में असक्षम रहा। अब हार्ट का क्या काम है, हार्ट का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, ठीक है। अब हार्ट का एग्ज़ाम क्या होता है कि वो कितनी एफिशिएंटली पूरी बॉडी में हार्ट ब्लड को पंप कर सकता है। अब हार्ट फेलियर कब होगा, जब हार्ट फेल हो जाएगा, वो ढंग से पढ़ाई नहीं करेगा और ढंग से बॉडी में ब्लड को नहीं पहुंचाएगा, तब हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर, ठीक है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ डिजीज, ठीक है। जब लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, ये पीछे से रिलेट हो गया एम्फाइसीमा से, ठीक है, ठीक है, कंजेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा तो हार्ट फेलियर होना लाजमी होता है। तो तभी जिन लोगों का एम्फाइसीमा होता है उनमें हार्ट रिलेटेड डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग्स की वजह से ही होता है। साथ साथ अपनी NCERT में भी मार्क करते रहो, आपकी रिवीजन हो रही है एक तरीके से, अगर 12th वाले हैं तो, ठीक है, या ड्रॉपर्स हैं तो, ठीक है। इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़। हार्ट फेलियर इज़ नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। ये देखो यहाँ पे आ गया। अब देखो कार्डियक अरेस्ट और यार ये क्या है, ऐसे समझ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे पेन नहीं चल पा रहा। कार्डियक अरेस्ट और व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, जब हार्ट आपका बीट करना ही स्टॉप कर देता है। देखो इसको आप हार्ट अटैक भी बोलते हो, ये इसी में डाल दिया, वैसे हार्ट अटैक को अलग लिखना चाहिए था यार, इज्जत नहीं दी, ठीक है। अब हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में फ़र्क क्या होता है, कई लोग ना इसको सिनोनिमस टर्म्स में रख देते हैं, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट फेलियर क्या है, जब वो स्टेट हार्ट की, जब वो पंप नहीं कर पा रहा एफिशिएंटली या इफेक्टिवली हार्ट ब्लड को, ठीक है। हार्ट अटैक क्या है कि जब हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं, जब उसको खुद को ब्लड नहीं मिलता। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, बट ये नहीं लिखा कि किसको, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, व्हेन द हार्ट मसल्स डैमेज, सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, अब दोबारा क्लोज योर आइज एंड दोबारा सुनो। हार्ट फेलियर, जब हार्ट बॉडी को ब्लड नहीं दे पा रहा, ठीक है, हार्ट तब फेल होता है। और हार्ट अटैक कब आता है, हार्ट पर अटैक हो गया यानी कि हार्ट को ही ब्लड नहीं मिला, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, डिसऑर्डर्स।
बहुत लंबा बोल दिया ना, चलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। पेन चेंज कर लेते हैं शायद, ठीक है। मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। मैल फंक्शनिंग मतलब वो ढंग से जब काम नहीं करेगा, ठीक है, जब वो ढंग से काम नहीं करेगा उससे एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिया का ब्लड में। अ कंडीशन कॉल्ड यूरीमिया, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूरीमिया, विच में बी हार्मफुल एंड में लीड टू किडनी फेलियर। किडनी फेलियर इससे हो सकता है। इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है ये, ठीक है, भगवान ना करे कभी किसी को हो, ठीक है, बट ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल के ज़माने में, ठीक है, कि कई लोगों का जैसे खाना पीना अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से उनकी किडनी ढंग से काम नहीं कर पाती, ठीक है, उनको क्या कंडीशन हो जाती है, यूरीमिया की कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनको डायलिसिस या हीमोडायलिसिस करवाना पड़ जाता है, ठीक है। द ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक हेपारिन। द यूनिट कंटेन्स अ coiled cellophane tube surrounded by a fluid which is called dialyzing fluid, which having the same composition as that of plasma, ठीक है, except that of nitrogenous waste. The porous cellophane membrane of the tube allows, रीड कर रहा हूँ अभी, बाद में बताऊंगा, ठीक है, छोड़ के मत जाना वीडियो को, allows the passage of molecules based on concentration gradient। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये क्या करते हैं, आपकी एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड ले लेते हैं, ठीक है, ये मान लो ये यहाँ से इन्होंने ब्लड ऐसे ले लिया, ठीक है, अब उसको डालते हैं एक आर्टिफिशियल किडनी में। ये आपकी एक आर्टिफिशियल, क्या है यार, क्या बन गया, तो मेरे को, हाँ, तो एक आर्टिफिशियल किडनी टाइप वो बना लेते हैं बॉक्स, उसके अंदर ये डालते हैं इसको, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, कॉइल्ड सेलोफिन ट्यूब होती है, ऐसे सेलोफिन सी ट्यूब सी होती है, सेलोफिन की पतली, ठीक है, कॉइल्ड करी हुई। अब ये इसके आसपास ना सेम प्लाज्मा जैसा सब कुछ डला होता है, फ्लूइड, इसके अंदर भी आपका फ्लूइड होता है, ठीक है, इसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। इसके अंदर आपका ब्लड डालते हैं सेलोफिन के अंदर, और इसके आसपास क्या होता है, आपका डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, ठीक है, ये आपका डायलाइजिंग फ्लूइड डाल देते हैं इसमें, ये आपका इसमें ऐसे मान लो डायलाइजिंग फ्लूइड डाला हुआ है, ठीक है। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसमें सेम प्लाज्मा जैसा कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, बट इसके अंदर आपका नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसके अंदर ये ट्यूब के अंदर तो नाइट्रोजन वाला ब्लड जा रहा है, ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे बन गया, अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन यूरिया चला जाता है बाहर। अब ये फ़िल्टर आउट हो गया, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ये फ़िल्टर आउट वाला ब्लड निकाल देते हैं और वापस उस इंसान की बॉडी में ड्रेन आउट कर देते हैं, वापस उसकी बॉडी में डाल देते हैं। अब देखो, एक आर्टरी में से ब्लड निकालना, पूरा ब्लड बॉडी का निकलेगा, पूरा ब्लड बॉडी में वापस जाएगा, एंड ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। नाउ ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट एज नाइट्रोजन वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है, दी सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, ये सब्सटेंस तीसरी यूरिया बाहर चला जाता है, देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, ब्लड आपका क्लियर हो जाता है। द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपैरिन टू इट। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, इसमें हिपैरिन डाल देता है कि कोई कोएगुलेंट ना हो, एंड जब वापस ब्लड में डालते हैं तो इसमें एंटी हिपैरिन डाल देते हैं ताकि वापस ब्लड वाली वही प्रॉपर्टी उसमें आ जाए। दिस मैथड इज़ बून मतलब क्या होता है, वरदान, ठीक है, फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑब्वियसली यार है, बट फिर भी बहुत पेनफुल है, ठीक है, किसी को ना ही हो तो अच्छा है। अगला है किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है, चाहे छोटा सा भी आपको किडनी फेलियर है काफ़ी कम टाइम के लिए, बट फिर भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही आपका एक मात्र सहारा होता है, अल्टीमेट मेथड होता है बिल्कुल ठीक होने के लिए, ठीक है। अ फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव होना चाहिए वो, टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन। अगर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आप पढ़ चुके तो आपको पता होगा इस रिजेक्शन का नाम होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, जो कि आपकी इम्यूनिटी की वजह से होता है, रिजेक्शन, ठीक है, ON, बड़ा गंदा है यार ये मेरा पेन टैब, ठीक है। By the immune system of the host, modern clinical procedures have increased the
सक्सेसिव रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स। आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है उसी की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल है। अगला है रीनल कैलकुला। रीनल कैलकुला तो हमें सबको ही पता है, पथरी जिसको बोलते हैं, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट ऑक्सैलेट्स होते हैं इसमें फॉर्म्ड विद इन द किडनी के अंदर हो जाता है ये, ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ होती है। तो अगला है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेल, यार ये क्या है यार, ग्लोमेरुलाई, ये वर्ड बहुत मुश्किल होता है बोलना, भले ही छोटा सा वर्ड है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, वो भी ढंग से नहीं बोला जाता, ग्लोमेरुलाई यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। बस इतने ही डिसऑर्डर्स थे इसमें। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन तो आपका इसके अंदर किडनी है और रीनल कैलकुला है, और ये तीन ही है, ठीक है। अगला और आखिरी डिसऑर्डर है आज का, हाँ आज का आखिरी डिसऑर्डर, 5वें चैप्टर पे हम पहुँच गए हैं, ठीक है। 17, देखो कब से शुरू होते हैं हम, 16, 17, 18, 16, अच्छा सॉरी, वो पुरानी एनसीईआरटी से लिया है मैंने, इसलिए हो गया। ये 18 चैप्टर था पुरानी एनसीईआरटी में, ये 19 चैप्टर था, ठीक है, 2 चैप्टर हटे इसलिए। आगे बढ़ते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम ये आपका चैप्टर है कौन सा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। पहला जो आपके पास है वो है माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। ये आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब जब किसी इंसान की खुद की इम्यूनिटी ही उसको धोखा दे दे, खुद घर का बेदी लंका ढाई टाइप्स, ठीक है, तब आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। यानी कि जब आपकी खुद की इम्यूनिटी है आपको बीमार कर रही है, आपके खुद के सेल्स को ही परेशान कर रही है, उनको रिजेक्ट करती जा रही है, तो आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, जिसकी वजह से बहुत थकावट हो सकती है, वीकनिंग, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स तक हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। अब देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब जहाँ पे आपकी न्यूरॉन्स और मसल्स मिल जाती हैं वहाँ के जंक्शन को ये खराब करता है। अगला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपके स्केलेटल मसल डिजनरेट होते हैं, खराब होते रहते हैं। ये ज़्यादातर जेनेटिक होता है। देखो ऑटो इम्यून और जेनेटिक में देख लो, ऑटो इम्यून क्या है, जो खुद की इम्यूनिटी को खराब, खुद की इम्यूनिटी जिसकी वजह से खराब होती है। जेनेटिक मतलब जो बहुत पुश्तों से चला आ रहा है, परंपरा टाइप चला आ रहा है, ठीक है। अगला है टिटैनी, ऐसी परंपरा ना ही हो किसी में तो अच्छा है, बीमारी वाली, ठीक है। अगला है टिटैनी बड़ा फनी नाम है, ठीक है। रैपिड स्पाज्म मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जब होते हैं तो इन मसल्स, जबकि आपका लो कैल्शियम हो जाता है जब आपके ब्लड में। इन बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड, सिंपली यहाँ पे पता नहीं क्यों परेशान करते हैं बच्चों को, ब्लड लिख दो ना यार, बॉडी फ्लूइड बड़ी फैंसी हो रही है। अगला है अर्थराइटिस। बहुत लोगों को, अगर आपके घर में कोई दादा दादी या नाना नानी है तो आपको पता होगा कि बहुत लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिसको इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। 2 अर्थराइटिस होते हैं, तो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस और सिंपल अर्थराइटिस। ये वाला जो अर्थराइटिस होती है ये एक्वायर्ड डिसीज़ है, और जो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। अगले आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब देखो ऑस्टियो मतलब क्या होता है, बोन, पोरोसिस मतलब पोर होना, ठीक है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ये, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तब होता है। डिक्रीज द बोन डेंसिटी, बोन की डेंसिटी या मास कम हो जाता है। इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो लोग जो काफ़ी बड़ी एज के होते हैं, अगर उनके फ्रैक्चर हो जाए तो उनको ठीक होने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। बट अगर कोई जवान खून है, कोई एक बहुत ही यंग लड़का है या लड़की है, उसका हो जाए आपका फ्रैक्चर, तो उसमें 1-2 महीने में वो ठीक हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ होती है, ठीक है। अगला है डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। अब आपने एक चीज़ सुनी होगी ऐड में हॉर्लिक्स की, 30 की उम्र के बाद आपकी हड्डियाँ खोखली होनी शुरू हो जाती है टाइप्स, ठीक है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है, इसलिए ये कॉमन होता है फीमेल्स में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन फीमेल्स, ये कॉमन लिखा है, इसका इस्तेमाल करते हैं इन फीमेल्स में ये बहुत कॉमन होता है, ठीक है। अगला है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी गाउट क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड क्रिस्टल्स। जब आपकी जॉइंट्स में यूरिक एसिड या क्रिस्टल्स बहुत बढ़ जाते हैं तब आपके जॉइंट्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, ठीक है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की वजह से, ठीक है। विद दिस हमने यहाँ पे अपने सभी डिसऑर्डर्स को ख़त्म कर लिया है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको भी बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये देखो, ये सुनो यहाँ पे, थैंक यू, यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा थैंक यू है, ठीक है, मेरी तरफ से इससे भी बड़ा थैंक यू।
एंड इससे भी सुंदर थैंक यू, लिखा गंदा है बट मन से सुंदर है, ठीक है। सो गुड बाय एवरीवन। ये नोट्स की PDF मैं आपको दे दूंगा, वैसे इसकी जरूरत ही, कह सकते हैं NCERT में है, देख के नोट कर लेना अपनी NCERT में, नोट्स नहीं दे रहा मैं, ठीक है। तो विद दिस अब बस, ठीक है, लेट्स एंड आवर सेशन हियर नाउ, ओके, गुड बाय।